चलिए प्लीज। ओ 10 सेकंड आगे बढ़ गए, नालायक, नुकसान हो गया, लेट छोड़ूंगा अब। एक बार 5 मिनट में रिवाइज करा देता हूँ टीडीएस, और जैसे मैं बोल रहा हूँ घर पे ऐसे रिवाइज करा करो सारे चैप्टर। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स सेक्शन 51। सप्लायर बेटा जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। वो नॉर्मल स्कीम में भी हो सकता है, वो कंपोजिशन स्कीम में भी हो सकता है। रिसिपिएंट मस्ट बी स्पेसिफाइड पर्सन। नंबर 3 कंडीशन, कॉन्ट्रेक्चुअल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई 2.5 लाख से ज्यादा। ये तीनों पॉइंट अगर सेटिस्फाइड हैं, जब जब बेटा रिसिपिएंट पेमेंट करेगा, टीडीएस काट के क्या करेगा साहब, पेमेंट करेगा। व्हाट इज द रेट ऑफ टीडीएस? इंट्रा स्टेट सप्लाई है, सीजीएसटी एसजीएसटी 1% ईच। इंटर स्टेट सप्लाई है, आईजीएसटी बेटा 2% का टीडीएस काटेगा। टीडीएस काट के अगले महीने की 10 तारीख तक वो टीडीएस डिपॉजिट करेगा। अदरवाइज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम शैल अप्लाई। 10 तारीख तक ही बेटा उसको अपनी रिटर्न फाइल करनी है जीएसटीआर 7। और जब उसने टीडीएस डिपॉजिट कर दिया, वहां से 5 दिन के अंदर अंदर वो टीडीएस सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देगा किसको बेटा, सप्लायर को, पोर्टल पे जीएसटीआर 7A। और जो टीडीएस डिडक्ट करके जमा करवाया वो सप्लायर के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रिफ्लेक्ट होता है। ये प्रोसीजर हुआ था बेटा। इसके बाद कॉन्ट्रेक्चुअल वैल्यू ऑफ सप्लाई अगर 2.5 लाख या उससे कम है, टीडीएस के प्रोविजन नहीं। रिसिपिएंट नॉन स्पेसिफाइड पर्सन है, टीडीएस के प्रोविजन नहीं। सप्लायर अनरजिस्टर्ड पर्सन है, टीडीएस के प्रोविजन नहीं। सप्लाई आरसीएम के अंदर कवर होती है, टीडीएस के प्रोविजन नहीं। सप्लाई एग्जम्प्टेड सप्लाई है तो भी टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। दोनों तरफ अगर बेटा स्पेसिफाइड पर्सन है, सप्लायर और रिसिपिएंट, तो भी टीडीएस के प्रोविजन नहीं। दोनों तरफ अगर कौन है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अलग से ना भी बोलूं, आज के टाइम पर्पस सोल्व है, पर लिस्ट बनी हुई है बेटा। दोनों तरफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है तो भी टीडीएस के प्रोविजन नहीं। और लास्ट बेटा आपका लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, ये एक स्टेट में है और रिसिपिएंट आपका अनदर स्टेट में है, तो भी टीडीएस के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते। टीडीएस बेटा जब जब पेमेंट होगी उतनी उतनी पेमेंट के ऊपर टीडीएस डिडक्ट होगा। और डिडक्ट हो या ना हो, उसके लिए कॉन्ट्रेक्चुअल वैल्यू देखी जाती है, कितने पे डिडक्ट हो, इसके लिए बेटा पेमेंट कंसीडर होती है। ये हो गया था। स्पेसिफाइड पर्सन कौन थे बेटा आपके? स्पेसिफाइड पर्सन नंबर 1 डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। नंबर 2 बेटा लोकल अथॉरिटी। नंबर 3 गवर्नमेंट एजेंसी। नंबर 4 नोटिफाइड पर्सन। 3% नोटिफाइड हुए हैं बेटा। नंबर 1 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। नंबर 2 सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज की बेटा सोसाइटीज। नंबर 3 कोई अथॉरिटी, कोई बॉडी, कोई बोर्ड या तो पार्लियामेंट ने बनाया है या स्टेट लेजिस्लेशन में बनाया है, जिसमें 51% या उससे ज्यादा कंट्रोल किसका है, गवर्नमेंट का है। ये पर्सन स्पेसिफाइड पर्सन माने जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे बेटा। टीडीएस डिडक्टर, इसका रजिस्ट्रेशन क्या हो जाता है साहब, मैंडेटरी होता है। सेक्शन 24 में थ्रेशोल्ड लिमिट 10, 20, 40 इसको बेनिफिट नहीं मिलता। और टीडीएस जब भी ये जमा करवाएगा, कैश के थ्रू जमा करवाएगा, आईटीसी यूज नहीं कर सकता। आईटीसी यूज केवल किसके लिए होता है बेटा, आउटपुट टैक्स के लिए, वो भी फॉरवर्ड चार्ज वाला, आरसीएम के लिए भी यूज नहीं होता। ये पढ़ा था। फाइनली अपने आज की क्लास शुरू करें बेटा। टीसीएस, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, ये भी नया चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ है। तो नए चैप्टर में एक तो हो गया प्लेस ऑफ सप्लाई, एक हो गया टीडीएस, एक ये हो गया बेटा आपका टीसीएस। टैक्स कलेक्शन एट सोर्स सेक्शन 52। टीडीएस की कौन सी थी बेटा, 51। टीसीएस की 52। छोटा सा चैप्टर है ये। इससे पहले मैं टीसीएस स्टार्ट करूं, आपको मैंने एक सेक्शन पढ़ाई थी 9(5). ये था स्पेशल चार्ज। ये ना तो फॉरवर्ड चार्ज था ना रिवर्स चार्ज था। स्पेशल चार्ज ऑफ जीएसटी। लिखना मत, आपने नोट्स बना रखे हैं, मैं खाली ब्रश अप करा रहा हूं कि क्या डिफरेंस होता है 9(5) में और 52 में। दोनों जगह वर्ड ईसीयू आएंगे बेटा। स्पेशल चार्ज ऑफ जीएसटी में हु विल पे जीएसटी, ईसीयू विल पे जीएसटी।
9(5) में क्या चीज थी बेटा? केवल और केवल नोटिफाइड सर्विसेज। नोटिफाइड सर्विसेज के केस में ईसीओ जीएसटी जमा करवाएगा। ना सप्लायर के ऊपर ऑब्लिगेशन थी, ना रिसिपेंट के ऊपर ऑब्लिगेशन थी, ईसीओ जमा करवाएगा। ईसीओ का इंडिया में फिजिकल प्रेजेंस है, इट्स ओके। फिजिकल प्रेजेंस नहीं है तो बेटा किसी पर्सन को अपॉइंट करेगा, वो विल डिस्चार्ज द जीएसटी लायबिलिटी। और इसमें 4 सर्विसेज नोटिफाइड हुई थी। सबसे पहली सर्विस थी बेटा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। इसमें भी इस साल से अमेंडमेंट थी। ओमनी बस अलग, अदर देन ओमनी बस अलग। ओमनी बस में चेक करते थे बेटा सर्विस प्रोवाइडर कंपनी फॉर्म में है तो बेटा इस केस में कंपनी जमा करवाती थी। अदर देन कंपनी फॉर्म में काम करता था ईसीओ। और अदर देन ओमनी बस ऑलवेज और ऑलवेज ईसीओ। नंबर 2 था बेटा इस केस में आपका साहब होटल अकोमोडेशन ओयो। तो यहाँ चेक करते थे होटल वाला जीएसटी रजिस्टर्ड है तो होटल वाला बेटा जीएसटी जमा कराता था, अनरजिस्टर्ड है तो ईसीओ इसके ऊपर जीएसटी जमा करवाता था। नंबर 3 था बेटा आपका हाउसकीपिंग। तो यहां पर भी चेक करते थे सर्विस प्रोवाइडर अगर जीएसटी रजिस्टर्ड तो सर्विस प्रोवाइडर जीएसटी देता था, अनरजिस्टर्ड तो गवर्नमेंट किससे रिकवर करती थी? ईसीओ से रिकवर करती थी। नंबर 4 थी बेटा आपकी रेस्टोरेंट सर्विस, ऑलवेज और ऑलवेज ईसीओ। हाँ एक एक्सेप्शन थी स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस, जहां पर रूम रेंट बेटा 7500 या उससे ज्यादा, अगर वहां से कोई रेस्टोरेंट सर्विस है तो इस केस में रेस्टोरेंट वाला क्या करेगा बेटा? जीएसटी जमा करवाएगा। फिलहाल बार बार वर्ड आ रहा था ईसीओ। इन केसेस में ईसीओ क्या करता था? जीएसटी जमा करवाता था। यानी कि जीएसटीआर 1(3)B वो ईसीओ फाइल करेगा, ऑब्लिगेशन सारी की सारी उसकी है बेटा, वही अपनी जीएसटीआर 1 और 3 भी क्या करेगा बच्चे? फाइल करेगा। और मैंने वहां पर लिखवाया था कि जो सर्विसेज नोटिफाइड नहीं है या गुड्स वाले, तो वो वाले ईसीओ कहां जाएंगे बेटा? सेक्शन 52। वहां लिखवा के आया था मैं, जो सर्विसेज आपके नोटिफाइड नहीं है या जो गुड्स वाले ईसीओ हैं वो सारे के सारे आएंगे बेटा सेक्शन 52 में। तो आज स्टार्ट कर रहा हूं मैं ये सेक्शन 52। रिवाइज हो गया 9(5)। तो 9(5) कोई टीसीएस नहीं है, 9(5) तो सीधा लायबिलिटी है कि ईसीओ ने क्या करना है भैया? टैक्स जमा करवाना है। जबकि सेक्शन 52 एक प्रोसीजर है। ईसीओ तो केवल क्या करेगा? टैक्स कलेक्ट कर लेगा दुकानदार से और वो लेके गवर्नमेंट को क्या कर देगा? जमा करवा देगा। जैसे टीडीएस होता है, सेम कहानी किसकी है बेटा? टीसीएस। सिस्टम कैसे चलता है डायग्राम से समझ लो। आप लिख रहे हैं मेरे साथ साथ, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये गुड्स के हैं बेटा ईसीओ, यानी कि ये 9(5) में नहीं है। जो 9(5) में नहीं है कहां जाएंगे बेटा? 52। एक होता है बेटा अल्टीमेट कंज्यूमर बायर और एक होता है सप्लायर दुकानदार। आपने कोई मोबाइल परचेज करना है, सिस्टम कैसे चलेगा? स्टेप 1, आप इसकी वेबसाइट पे जाओगे बेटा, आप फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे जाओगे, मोबाइल परचेज करना है, ऑर्डर क्या कर दोगे साहब? प्लेस कर दोगे। तो स्टेप 1 हो जाएगा बेटा विजिट वेबसाइट, प्लेस द ऑर्डर। फिर फ्लिपकार्ट क्या करता है बेटा? डीलर सर्च करता है कि इस पर्सन के नियरेस्ट डीलर कौन है, वो रिक्वेस्ट उसके पास फॉरवर्ड कर देता है। सप्लायर ने अपने आप को रजिस्टर करवा रखा है ना बेटा पोर्टल पे इनके फ्लिपकार्ट के, तो फ्लिपकार्ट क्या करेगा बेटा? नियरेस्ट सप्लायर ढूंढेगा, बायर के कौन है, उसके पास रिक्वेस्ट को क्या कर देगा? ये फॉरवर्ड। तो स्टेप 2, रिक्वेस्ट कर दी बेटा इसने, फॉरवर्ड। ठीक है जी। इससे गुड्स वो क्या कर लेगा बेटा? ईसीओ कलेक्ट कर लेगा, ये गुड्स किसको डिलीवर कर देगा? बायर को।
बायर से क्या करेगा बेटा, ये ईसीओ पेमेंट कलेक्ट करेगा, और पेमेंट कलेक्ट करके मंथली सेटलमेंट होती है इनकी, अपना कमीशन काट लेगा बेटा, और एक टीसीएस काटेगा। अपना कमीशन, कमीशन में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे टैक्स पढ़ाना है बेटा, वो टीसीएस काट के क्या करेगा साहब, इसको पेमेंट करेगा। तो स्टेप 6 में क्या आएगा बेटा, पेमेंट बाय ईसीओ आफ्टर डिडक्टिंग टीसीएस। कमीशन भी कटता है बेटा, जो भी इनके बीच में डिटरमाइन होगा। स्टेप 1 बायर क्या करेगा बेटा, वेबसाइट को विजिट करेगा, अपना ऑर्डर प्लेस कर देगा। स्टेप 2 क्या होता है बेटा आपका, फ्लिपकार्ट अमेजोन नियरेस्ट डीलर ढूंढेगा, जो उस बायर के नियरेस्ट डीलर हैं उनके पास वो रिक्वेस्ट क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा। वहां से गुड्स पिक करेगा, गुड्स डिलीवर कर देगा बायर के प्रीमाइसेस से। बायर से क्या करेगा बेटा, वो पेमेंट कलेक्ट करेगा, जो कमीशन है वो कमीशन काट लेगा, और टीसीएस क्या करेगा बच्चे, डिडक्ट करेगा। टीसीएस फुल फॉर्म टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। और रिमेनिंग पेमेंट किसको कर देगा बच्चे, सप्लायर को। इस केस में बिल कौन जनरेट करेगा, सप्लायर, किसके नाम से, बायर। इनवॉइस विल बी इशूड बाय supplier in the name of buyer। कीवर्ड है ये वाले, ये बाकी तो प्रोसीजर सिखा रहा हूं मैं आपको। बायर ने ऑर्डर दिया, ऑर्डर बेटा फॉरवर्ड कर दिया सप्लायर को, सप्लायर से गुड्स ली, डिलीवर कर दी बायर को, बायर से पेमेंट ली। क्या करेगा बेटा, ईसीओ दो चीज़ें काटेगा, एक अपना कमीशन, कमीशन कितना होगा वो उनकी आपसी अंडरस्टैंडिंग है, और दूसरी चीज़ क्या लेगा बेटा, वो टीसीएस काट के क्या करेगा साहब, पेमेंट करेगा। रिमेनिंग पेमेंट आ जाएगी सप्लायर के पास। बिलिंग जो होगी वो सप्लायर करता है इन द नेम ऑफ बायर। सर व्हाट इज द रेट ऑफ टीसीएस, what is the rate of TCS, CGST, SGST, 0.5%। what is the rate of TCS बेटा, 0.5%, CGST 0.5%, SGST इंट्रा स्टेट सप्लाई है, और SGST का मतलब क्या आ जाएगा, UTGST एज द केस में भी। और अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो 1% IGST। यहाँ 2.5 लाख कोई क्राइटेरिया नहीं है जैसे टीडीएस में क्राइटेरिया होता है। यहाँ तो एक पर्टिकुलर मंथ में जितनी भी सप्लाई हुई है उसका 1% या 0.5 एज द केस में भी। तो ये किसका 0.5 0.51 किसका, ऑफ नेट टैक्सेबल सप्लाई इन अ मंथ। एक पर्टिकुलर मंथ में ईसीओ ने सप्लायर का जितना भी माल बेचा, एक पर्टिकुलर मंथ में ईसीओ ने सप्लायर का जितना भी माल बेचा, उस मंथ एंड पे क्या कर लेगा बेटा, वो 1% के हिसाब से टीसीएस काट लेगा। मैं जब भी बोलूं 1% समझ जाना, अगर इंट्रास्टेट है तो ये दोनों की बात भी कर रहा हूं मैं, ठीक है जी। एक पर्टिकुलर मंथ में ईसीओ ने जितना भी माल बेचा वो 1% के हिसाब से क्या कर लेगा, टीसीएस काट लेगा, गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवाएगा। कब तक, अगले महीने की 10 तारीख तक। कब तक जमा कराएगा बेटा, अगले महीने की 10 तारीख तक, और 10 तारीख तक ही ईसीओ अपनी क्या करेगा, रिटर्न फाइल करेगा। इसका फॉर्म है बेटा GSTR 8। इसका फॉर्म क्या है, GSTR 8। टीडीएस वाले का क्या था,
GSTR 7, इनकी रिटर्न का फॉर्म है GSTR 8। तो कुल मिला के ECO पहला काम क्या करेगा बेटा, TCS काटेगा। मंथली बेसिस पे है ये, एक पर्टिकुलर महीने में जितनी भी सप्लाई हुई उसके ऊपर 1% के हिसाब से TCS काट लेगा। TCS काट के कब तक जमा कराएगा बेटा, अगले महीने की 10 तारीख तक। 10 तारीख तक ही अपने क्या करेगा, रिटर्न फाइल करेगा GSTR 8। और यहाँ पर TDS की जगह TCS सर्टिफिकेट नहीं होता, जैसे वहां TDS सर्टिफिकेट था बेटा, यहाँ TCS सर्टिफिकेट का कहीं कोई कॉन्सेप्ट नहीं। तो यहाँ 2 पॉइंट और लिख लो बेटा। पहला तो ये हो गया, रेट ECO विल डिडक्ट TCS एट द रेट ऑफ 1% ऑन नेट टैक्सेबल सप्लाई। ECO will deposit the TCS so deducted कब तक बेटा, मैक्सिमम बाय 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। तीसरा काम क्या करेगा ECO बेटा, ECO विल फर्निश हिज रिटर्न। रिटर्न कौन सी है इसकी, 8 बाय 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। अगले महीने की 10 तारीख तक TCS जमा करवाएगा, अगले महीने की 10 तारीख तक क्या हो जाएगा बेटा, अपने रिटर्न फाइल करेगा। और TCS जो ये डिपॉजिट हुआ है, ये पैसा किसका है, सप्लायर का। इस सप्लायर के किस में नजर आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। TCS सो डिपॉजिटेड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, कहां चला जाएगा बेटा, ये विल रिफ्लेक्ट या will credited in electronic cash ledger of supplier। बाय एंड लार्ज TDS की तरह ही चल रहा है बेटा ये भी, बस TDS था जहां रिसिपिएंट स्पेसिफाइड पर्सन है, यहां पर है व्हेन सप्लाई इज मेड थ्रू ECO। गवर्नमेंट का पर्पस क्या सोल्व हो रहा है बेटा इससे, मान लो पूरे पर्टिकुलर मंथ में 50 लाख का माल बेचा ECO ने, दुकानदार ने ECO का 50 लाख का माल बेचा। ECO के ऊपर क्या ऑब्लिगेशन है भाई, वो 50 लाख की जब तू पेमेंट करेगा उसका कितना परसेंट बेटा, 1%। 50 लाख का 1% 50,000 रुपए गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवा दे, और जो वो जमा करवाएगा सप्लायर के किस में आ जाएगा बेटा, ये ऑटो पॉपुलेटेड होके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। पर्पस क्या सोल्व हो रहा है, अरे अब तो बता दो यार। गवर्नमेंट के रडार पे सप्लाई आ जाएंगे बेटा, हजारों सप्लायर होंगे जो फ्लिपकार्ट अमेजोन के पास रजिस्टर्ड होंगे। फ्लिपकार्ट अमेजोन ECO हजारों ने क्या कर रखा होगा अपने आप को बेटा, इनके पोर्टल पे रजिस्टर कर रखा होगा। अब ये जो भी सप्लाई करेंगे, चाहे 1 रुपए की करें, चाहे 50 लाख की करें, चाहे 50 करोड़ की करें, ECO के ऊपर ऑब्लिगेशन है भाई TCS काट के इसको पेमेंट कर दे। TCS जैसे ही कटेगा गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा होगा, ऑटोमेटिक गवर्नमेंट के रडार पे आ जाएगा कि इसने पर्टिकुलर क्या करी है बेटा, सप्लाई करी है। जैसे सप्लायर के एंगल से सोचो बेटा, सप्लायर का मान लो 50,000 का TCS कट गया, एक पर्टिकुलर मंथ में सप्लायर का 50,000 का TCS कट गया, तो बेटा प्रॉपर ऑफिसर बैकवर्ड कैलकुलेशन करके अपने आप आइडिया ले लेगा, 50 लाख डिवाइड बाय 1%, 100% कितना होगा, 50 लाख। यानी कि इस सप्लायर ने इस पर्टिकुलर मंथ में केवल ECO के थ्रू क्या करा होगा बेटा, 50 लाख का माल बेचा होगा। अब वेट करो, नालायक अपनी GSTR 1 में शो कर रहा है नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट के रडार पे क्या आ जाती है बेटा, TDS TCS कटते ही गवर्नमेंट के रडार पे सप्लाई आती है। पर्पस टैक्स कलेक्ट करना नहीं है, टैक्स तो ये जमा करवाएगा ये सप्लायर,
अपनी GSTR 1 फाइल करेगा, अपनी GSTR 3 भी एज यूजुअल फाइल करेगा। टैक्स इसने जमा करवाना है सप्लायर ने। ईसीओ तो केवल क्या कर रहा है, टीसीएस कलेक्ट करके गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवा देगा। सेम कहानी टीडीएस। टीडीएस के केस में उसने क्या करा था, टीडीएस डिडक्टर ने केवल टीडीएस काटा था और गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवाया था। सप्लाई के ऊपर टैक्स कौन पे करेगा, सप्लायर। सप्लाई के ऊपर तो टैक्स इसने पे करना है, सप्लायर। सेम कहानी यहां पर है बेटा। पर्पस केवल एक है कि गवर्नमेंट के रडार पे क्या आ जाती है साहब, ये सारी सप्लाई आ जाती है। क्लियर है, ये है बेटा। अब क्योंकि इसको टीसीएस काटना है अगले महीने की 10 तारीख तक जमा करवाना है, तो इसका भी रजिस्ट्रेशन क्या होगा बच्चे, मैंडेटरी होगा अंडर सेक्शन 24। तो इसको भी किसी कोने में डालो। रजिस्ट्रेशन ऑफ ईसीओ, registration of ECO is always mandatory under section 24. Registration of ECO is always mandatory under section 24. क्वेश्चन ध्यान से सुनो बेटा। ईसीओ सप्लाई के ऊपर जीएसटी दे रहे हैं या ईसीओ बेटा टीसीएस काट के जमा करवा रहा है? जीएसटी तो सप्लायर नहीं देनी है। ईसीओ कोई जीएसटी जमा नहीं करवा रहा है, वो तो केवल क्या कर रहा है बेटा, टीसीएस काट के क्या कर देगा, गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवा देगा। क्लियर है? जो जीएसटी जमा होगी वो किसने करवानी है बेटा, सप्लायर ने। यहां पर एक काम और है बेटा, ईसीओ एक एनुअल स्टेटमेंट और फाइल करता है। एक तो मंथली जाती है GSTR 8, एक ईसीओ शेल फाइल एनुअल स्टेटमेंट ऑल्सो। ईसीओ शेल फाइल एनुअल स्टेटमेंट ऑल्सो इन GSTR 9B by 31st December of next financial year. कुल मिला के ईसीओ के एंगल से अगर पढ़ें, उसे साल में 12 रिटर्न फाइल करनी है और 13वीं क्या जाएगी उसकी, एनुअल स्टेटमेंट। 12 रिटर्न कब तक जाएंगे बेटा, अगले महीने की 10 तारीख तक। GSTR 8 बोलते रहो, रिटर्न चैप्टर खत्म हो रहा है बेटा। ये GSTR 8 अगले महीने की 10 तारीख तक, और साल में एक एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न की क्या है बेटा, प्रिस्क्राइब फॉर्म GSTR 9B कब तक जाएगी बेटा, ये आपके साथ 31st दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। एक कीवर्ड है बेटा एनुअल स्टेटमेंट, ये रिटर्न नहीं है, स्टेटमेंट है। हाईलाइट द वर्ड स्टेटमेंट। फर्क क्या पड़ेगा रिटर्न वाले चैप्टर में बताऊंगा। ये रिटर्न नहीं है बेटा, ये स्टेटमेंट है। जैसे GSTR 1 रिटर्न नहीं है, क्या है साहब, स्टेटमेंट है। मैं बोलूंगा ड्यू डेट ऑफ रिटर्न बढ़ गई, तो क्या स्टेटमेंट की भी ड्यू डेट बढ़ गई ना? तो याद रखना, फर्क पड़ेगा। जैसे आपका GSTR 1 रिटर्न नहीं है, स्टेटमेंट है, ऐसे ये भी एनुअल स्टेटमेंट है, एनुअल रिटर्न नहीं है। ठीक है? टीसीएस किस पे कटेगा, नेट टैक्सेबल सप्लाई। क्या होती है जी नेट टैक्सेबल सप्लाई? बस खत्म हो गया चैप्टर बेटा ये। नेट टैक्सेबल सप्लाई। आपसे पूछता हूं फट्टे मारना, पूरे महीने बेटा मैं दुकानदार, मैंने ईसीओ के थ्रू 50 लाख का माल बेचा, 10 लाख का वापस भी आ गया। वापस भी तो होता है। आपने ऑर्डर दिया था, पसंद नहीं आया, आपने क्या कर दिया, वापस कर दिया। एक्सपर्ट महापंडित क्या कहते हैं, टीसीएस कितने पे कटना चाहिए? पूरे महीने बेटा 50 लाख का माल बिका, 10 लाख की सेल्स रिटर्न हो गई, 40 लाख पे 50 लाख पे, नाम से ही समझ में आ रहा है, नेट देखना है, यानी कि नेट ऑफ सेल्स रिटर्न। क्या बोलता है बेटा ये आपका, एक पर्टिकुलर मंथ में जितनी भी सप्लाई हुई है, टोटल टैक्सेबल सप्लाई इन अ मंथ, टोटल टैक्सेबल सप्लाई इन अ मंथ। क्या करूं, क्या चीज लेस, सेल्स रिटर्न फॉर दैट पर्टिकुलर मंथ।
सेल्स रिटर्न फॉर दैट पर्टिकुलर मंथ। एक चीज और माइनस करनी है, माइनस, ये क्यों करा आप बताना। सप्लाई कवर्ड अंडर सेक्शन 9(5), अब तो पढ़ा भी दिया, रिवाइज भी करा दिया। सप्लाई कवर अंडर सेक्शन 9(5), ये आ जाएगी नेट टैक्सेबल सप्लाई। इसके ऊपर टीसीएस बेटा डिडक्ट होगा, इस रेट से 1%। एक डम्मी डाटा ले रहा हूं मैं। ईसीओ ने इस पर्टिकुलर मंथ में 50 लाख का माल बेचा, दुकानदार का 50 लाख की सप्लाई हुई है ईसीओ के थ्रू। 10 लाख का तो क्या हो गया बेटा, वापस आ गया। और इसमें से 15 लाख की सप्लाई ऐसी थी जो 9(5) में थी, ईसीओ की सप्लाई थी वो 9(5). बाकी कितना बच गया बेटा आपका, 25 लाख। 25 लाख पे टीसीएस कलेक्ट होगा एट द रेट ऑफ 1%। ये क्यों लिखा है, बोलना जरा, ये क्यों लिखा होगा। इस पे टीसीएस थोड़ी ना होगा, इस पे तो ईसीओ खुद क्या करेगा बेटा, टैक्स जमा करवाएगा। मैं रिपीट करना चाह रहा हूं साहब, इस पे क्या नहीं होगा बेटा, टीसीएस नहीं होगा। इस पे तो ईसीओ ने खुद पूरा टैक्स क्या करना है, जमा करवाना है। मान लेता हूं सप्लाई 18% वाली है, तो इस केस में तो क्या हो जाएगा बेटा, इसके ऊपर तो टीसीएस और इसके ऊपर ईसीओ क्या करेगा बेटा, पूरा का पूरा जीएसटी जमा करवाएगा एट द रेट ऑफ 18%। ठीक है, तो ये लिखा है, पर प्रैक्टिकली मुझे नहीं लगता कि ये दो चीजें इकट्ठी होगी। क्यों, एक बारी में एक ही हो पाएगी। अगर वो 9(5) वाला इश्यू है फिर तो 9(5) में ही होगा वो। ओला उबर, आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा। या तो ओला उबर साइड बाय साइड कोई और काम कर रहा हो जो 9(5) में ना आ रहा हो। आर यू विद मी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा, भाई अगर 9(5) में आ गया फिर तो वो 9(5) में आ गया, और 9(5) में आने का मतलब वो क्या जमा करवाएगा, जीएसटी। टीसीएस का कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा। ये पिक्चर में तभी आ सकता है जब ईसीओ एक से ज्यादा काम कर रहा हो, 9(5) वाला भी काम कर रहा हो और अदर देन 9(5) वाला भी काम कर रहा हो। जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, जोमेटो 9(5) में है, रेस्टोरेंट सर्विस में। जोमेटो आपको पता हो पोर्टर सर्विस भी देता है, समझ में आ रहा है। अब पोर्टर 9(5) में नहीं है, जोमेटो रेस्टोरेंट सर्विस भी दे रहे हैं। खाने पीने का ऑर्डर, और जोमेटो बेटा आपका पोर्टर सर्विस भी देता है। पोर्टर पता है ना, इमीडिएट ट्रांसफर। घर पे मैं मोबाइल भूल गया, क्या करूं भाई, लेने जाऊं, वाइफ को फोन कर दिया, पोर्टर कर दो। पोर्टर कर दो मतलब एड्रेस दे देंगे, वो यहां पर क्या कर देंगे, डिलीवर कर देंगे। अब जोमेटो जो रेस्टोरेंट सर्विस दे रहा है वो 9(5) में, और जोमेटो जो पोर्टर सर्विस दे रहा है वो 9(5) में नहीं है। जो 9(5) में नहीं होता वो बाय डिफॉल्ट किस में जाता है बेटा, 52 में। तो ये पॉसिबल है बेटा आपका, अदरवाइज साइमल्टेनियसली ये दोनों चीजें इकट्ठी होना प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं, क्योंकि जो 9(5) में आ गया वो तो 9(5) में चला गया, फिर तो वो जीएसटी जमा करवाएगा। हाँ, अगर ऐसा केस बन जाए कि वो 9(5) में भी है 52 में भी है, तो टीसीएस किस पे कटेगा, बट ऑब्वियस सी बात है बेटा 9(5) को छोड़ के जो नेट सप्लाई बचेगी। नहीं आ रहा समझ में, पक्का। बाकी दोनों तीनों पॉइंट कॉमन है, टैक्सेबल सप्लाई देखनी है। अब आपको क्रैक्स पता है, एग्जम्प्टेड सप्लाई के ऊपर टीसीएस डिडक्ट नहीं होगा। नंबर 2 आपका बेटा, अगर आरसीएम के अंदर सप्लाई आ रही है, आरसीएम में टैक्स इसको देना पड़ता है रिसिपिएंट को, उसके ऊपर भी टीसीएस डिडक्ट नहीं होगा। तो इससे पहले मैं नेगेटिव लिखवाऊं, पहले 3-4 आपकी ओपिनियन लेता हूं और आप मुझे बताना कि टीसीएस के प्रोविजन भी लगे या ना लगे। ये है बेटा एक दुकानदार, जैन सन्स टेक्सटाइल। एक तो इसकी अपनी वेबसाइट है, एक इसने अपने आप को बेटा फ्लिपकार्ट पे रजिस्टर्ड करवा रखा है।
10 लाख की सप्लाई इसने करी अपनी वेबसाइट के थ्रू, अपनी वेबसाइट पे ऑर्डर ले लेता है, ठीक है ना। हर बड़े दुकानदार की चल रही है बेटा अपनी अपनी वेबसाइट है, और इसने 25 लाख का माल बेचा फ्लिपकार्ट के थ्रू। दोनों ही किसके थ्रू है बेटा? ये ऑनलाइन क्या हो रही है, गुड्स मेरी सेल हो रही है। एक्सपर्ट महापंडित टीसीएस किस किस पे कटे? एक दुकानदार अपनी वेबसाइट के थ्रू भी माल बेच रहा है बेटा, और वो ईसीओ के थ्रू भी क्या कर रहा है साहब? सप्लाई कर रहा है। एक्सपर्ट महापंडित, इसके ऊपर टीसीएस कटेगा या नहीं? और सर ये तो खुद ही हम सप्लाई कर रहे हैं, वो अलग बात है कि अपने पोर्टल के थ्रू ही हम कर रहे हैं, तो ये कोई ईसीओ थोड़ी ना हो जाएंगे हम। ईसीओ का मतलब होता है तो दूसरे के बिहाफ पे काम कर रहा है। आर यू विद मी? तो इस केस में कोई टीसीएस नहीं, जबकि इस केस में क्या हो जाएगा बेटा? टीसीएस होगा @ 1%। वैभव जलान क्लासेस, कुछ क्लासेस तो डायरेक्टली अपनी वेबसाइट के थ्रू सोल्ड आउट कर रहे हैं, कुछ बेटा वो सीए कार्ड के थ्रू सोल्ड आउट कर रहे हैं। आराम से चलो, ये समझ में आ गया ना। अपनी इंडस्ट्री का एग्जांपल ले लो, वैभव जलान क्लासेस, कुछ तो ये बेटा अपनी वेबसाइट के थ्रू क्लासेस बेच रहे हैं, और कुछ ये सीए कार्ट या और भी कोई होंगे, आई डोंट नो बेटा। सीए कार्ट भी प्लेटफॉर्म है जहां से क्या मिलती हैं? क्लासेस मिलती हैं। अब सीए कार्ट के अपने टीचर थोड़ी ना है, उन्होंने आगे इंस्टीट्यूट से क्या कर रखा है? टाई अप कर रखा है। तो अपनी वेबसाइट के थ्रू बेटा इन्होंने सप्लाई कर दी 50 लाख की, सीए कार्ट के थ्रू बेटा इन्होंने सप्लाई कर दी 150 लाख की। हम सुने सीए कार्ट? ठीक है, बढ़िया, नहीं सुन रखा। वैभव जलान क्लासेस सुना है? हाँ, अब बताओ, आंसर दो। जो अपनी ही वेबसाइट के थ्रू है ये ईसीओ है, और ये तो खुद सप्लायर है, तो इस केस में तो कोई टीसीएस नहीं होगा। और जो ये सीए कार्ड के थ्रू बेटा ये क्लासेस सोल्ड आउट हो रही हैं, क्या हो जाएगा बेटा? सीए कार्ड ईसीओ है, हमने अपने आप को उसमें रजिस्टर करवा रखा है बेटा, ईसीओ है। इस केस में क्या लगेगा साहब? टीसीएस @ 1%। तो सीए कार्ड फीस ये कलेक्ट कर लेगा स्टूडेंट से बेटा, स्टूडेंट से फीस कलेक्ट करके रिक्वेस्ट आ जाएगी हमारे पास साहब कि इनको क्लास भेज दो। यहाँ से क्या चला जाएगा? क्लासेस का लिंक चला जाएगा। मंथली सेटलमेंट होती है, वो अपना कमीशन काट लेगा, जो भी कमीशन है, और 1% क्या काटेगा? टीसीएस काटेगा। एम आई क्लियर? ध्यान से सुनना, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सप्लायर है बेटा एक्स लिमिटेड, इसने अपनी वेबसाइट से माल बेचा 10 लाख का, आंसर देते रहो। टीसीएस नहीं, ये क्वेश्चन नहीं था मेरा, ये तो मुझे पता था। इसने फ्लिपकार्ट के थ्रू माल बेचा 50 लाख का, पूरी सुन लेना। इस 50 लाख में से 20 लाख की पेमेंट तो डायरेक्ट सप्लायर को मिली है। कई बार ऐसा भी तो होता है कि पेमेंट हम किसको दे देते हैं? सप्लायर को। कई बार तो ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन करेंगे वो तो किसके पास जा रही है? ईसीओ के पास। और कई बार हम क्या कर देते हैं बेटा, जो पार्सल लेके आता है सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी, वो पार्सल दुकानदार का पर्सन लेके आ रहा है, हमने पेमेंट क्या कर दी? उसको कर दी। आपको पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन से समझाता हूं, ओला उबर करी, कई बार तो आप पेमेंट क्या कर देते हैं बेटा? ऑनलाइन। जो ऑनलाइन आप पेमेंट कर रहे हैं वो किसके पास जा रही है? ओला उबर के पास। और कई बार आप बेटा पेमेंट क्या करते हैं? उस ड्राइवर को। तो ड्राइवर का मतलब क्या हो गया? सप्लायर। पेमेंट किसके पास जा रही है? सप्लायर के पास जा रही है। सप्लाई दोनों ही किसके थ्रू हुई है? ओला उबर के थ्रू। कैब दोनों ही किसके थ्रू बुक हुई है? ओला उबर के थ्रू। कई बार पेमेंट डायरेक्ट किसके पास जाती है बेटा? आपकी ओला उबर के पास। और कई बार पेमेंट किसके पास जाती है? दुकानदार के पास, सप्लायर के पास। तो 20 लाख की पेमेंट तो डायरेक्ट दुकानदार के पास आई, और 30 लाख की पेमेंट कलेक्ट करी फ्लिपकार्ट ने। आपके समझ में आ रहा है या नहीं? टीसीएस कितने पे कटे? सप्लाई जो हुई है टीसीओ के थ्रू, मुझे बोलने दो पूरा, सप्लाई जो हुई है टीसीओ बोल रहा हूं, ईसीओ के थ्रू 50 लाख की, पर उसने पेमेंट कलेक्ट करी है केवल और केवल 30 लाख। बाकी क्या हो गई साहब? डायरेक्ट पेमेंट कलेक्ट हो गई। एक्सपर्ट महापंडित, आंसर इज 30 लाख। जितने की पेमेंट बेटा उसने कलेक्ट करी है उसके ऊपर वो क्या करेगा साहब? टीसीएस कलेक्ट करेगा। जितने की पेमेंट बेटा उसको रिसीव हुई है उसके ऊपर वो टीसीएस क्या करेगा? कलेक्ट करेगा। लिखा है लॉ में, कलेक्ट करेगा, सामने वाले से लेगा, पर वो सामने वाले से ना लेके जो पेमेंट देरी होती है उसी में से काट लेता है।
अरे मैंने आपको 30 लाख रुपए देने हैं, आपसे मैंने 1% कमीशन लेना है 30,000, तो मैं आपको 30 लाख दूंगा, आपसे 30,000 लूंगा। आप ही क्या बोलोगे, सर 30,000 काट के पेमेंट कर दो। टीसीएस का वैसे मतलब क्या होता है, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। भाई 30,000 रुपए दे दे, गवर्नमेंट ने ऑब्लिगेशन लगाई है मेरे को 30,000 रुपए दे दे। दुकानदार कोई नहीं देता, वो कह रहा है सर जो मेरी पेमेंट बन रही है उसमें से अपना कमीशन भी काट लो और उसमें से अपना टीसीएस भी काट लो। समझ आ रहा है? तो टीसीएस कब कब कटेगा, अब इकट्ठा बोलो, कोशिश करो ना यार रफ लैंग्वेज में बोलने की। टीसीएस कब कटेगा? व्हेन सप्लाई इज मेड थ्रू ईसीओ एंड पेमेंट ऑफ सच सप्लाई इज कलेक्टेड बाय ईसीओ। ये है बेटा की लाइन आपके साहब, व्हेन सप्लाई इज मेड थ्रू ईसीओ and payment of such supply is also collected by ECO, only then provision of TCS shall apply. Rate of TCS 1%, 1% of net taxable supply. तो एक लाइन में करेक्ट डालो बेटा इसका। When supply is made through ECO, when supply is made through ECO and payment for such supplies is also collected by ECO, only then provision of TCS shall apply. Only then provision of TCS shall apply. एग्जाम्पल लिखना चाहो लिख लेना बेटा, ये वाला केस बनेगा। लिख लिया था ये, लिख लो इसको। एक्स लिमिटेड अपनी वेबसाइट के थ्रू बेच रहा है, कोई टीसीएस नहीं। एक्स लिमिटेड फ्लिपकार्ट के थ्रू माल बेच रहा है 50 लाख का, 20 लाख डायरेक्ट कलेक्टेड बाय एक्स लिमिटेड, 20 लाख डायरेक्टली कलेक्टेड बाय एक्स लिमिटेड, 30 लाख कलेक्टेड बाय फ्लिपकार्ट। टीसीएस कितने पे कटेगा बेटा? 30 लाख पे। एक वैसी नॉलेज के लिए, कमीशन कितने पे काटेगा वो? 50 पे, 50 पे। यार 20 से 30% कमीशन होते हैं इनके। ये कितनी मोटी कमाई कर रहे हैं नालायक, खाली सर्वर बेस काम कर रहे हैं, किसने दिमाग लगाया होगा? 20% कमीशन। अब उल्टा ड्राफ्ट करो बेटा, टीसीएस कब कब नहीं लगेगा। गुड मॉर्निंग। टीसीएस कब कब अप्लाई नहीं होगा? नंबर 1, if supply through ECO is of exempted supply. Number 2, if supply is covered under RCM. Number 3, if supply is made through ECO but payment of such supply is not collected by ECO. लिख लो। In the following situation, provision of TCS in the following situation, provision of TCS shall not apply. Number 1,
इफ सप्लाई इज एग्जम्प्टेड सप्लाई, एग्जम्प्टेड में क्या क्या आता है? फुल्ली एग्जाम्ड, नेल रेटेड, नॉन टैक्सेबल। नंबर 2, if supply is covered under RCM. Number 3, बोलो, if supply is made through ECO but payment of such supplies is not collected by ECO. ये है बेटा आपका छोटा सा चैप्टर, सेक्शन 1, सेक्शन 52 अभी खत्म नहीं हुई। छोटे छोटे एग्जाम्पल बनाता हूं, मुझे आप आंसर देना। लिख लिया? चलो, मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3, 4, समझ में आ जाएगा इतने में 5। आप मुझे ये बताना टीसीएस कितने पे कटेगा। मंथ 1 में टोटल सप्लाई हुई ईसीओ के थ्रू 50 लाख की, इसमें से सेल्स रिटर्न हो गई 20 लाख की। मंथ 1 में ईसीओ के थ्रू कितने का माल बिका है बेटा? 50 लाख। ये ईसीओ के थ्रू है, टोटल टैक्सेबल सप्लाई थ्रू ईसीओ। टीसीएस बोलना बेटा। तीस लाख का 1% 30,000। आगे ये कहानी भी एक बार रिपीट कर दो। ईसीओ इतना क्या कर लेगा बेटा? टीसीएस काट लेगा। कब तक जमा कराएगा? अगले महीने की 10 तारीख तक। अगले महीने की 10 तारीख तक ही वो जीएसटीआर 8, ठीक है साहब। और वो जो पैसा जमा करा देगा वो ऑटो पॉपुलेटेड होके सप्लायर के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आ जाएगा, ठीक है जी। ये पहले महीने की कहानी थी। अगले महीने 70 लाख का माल बेचा, वापसी कुछ भी नहीं हुआ, तो नेट सप्लाई बताओ। बोलो। टीसीएस कितना काटेगा भाई? वो 70 लाख का 1% कितना हो जाएगा? 70,000। मंथ 3 में एक भी सेल नहीं हुई, 1 लाख का माल वापस आया है। सर जब सेल ही नहीं हुई तो वापस कैसे आया होगा? इस महीने की पहले की सेल होगी, वो इस महीने रिटर्न हो रही है। तुम्हारी ये भी क्वेरी आ जाएगी, क्लास के बाद पहुंच जाओगे, जब सेल ही नहीं हुई तो वापस कैसे आया? अरे पहले के महीने में तो सेल हुई है, वो अब क्या हो रही है? वापस आ रही है। प्रैक्टिकल में सेल्स रिटर्न को क्या बोलते हैं? जीआर। नहीं सुना है बड़ा? सेल्स रिटर्न 1 लाख। हाँ जी, बोलना जरा। मेरा आंसर, गवर्नमेंट को दुख है, गवर्नमेंट तुम्हें टीसीएस देगी। तुम तो क्या दोगे? तुम्हारे हालात ही ठीक नहीं है, तुम्हारा तो वैसे ही नेगेटिव चल रहा है। क्या हो जाएगा? नो टीसीएस। काटे किस पे? वो नेगेटिव है तो, ठीक है। मंथ 4, सर ऐसा भी तो हो सकता है फिर 10 लाख 12 लाख। हम बिल्कुल हो सकता है भाई। और इस क्वेरी पे मत आ जाना माल बेचा 10 लाख का वापस हो गया 12 लाख का, ये कैसे पॉसिबल है? वो पहले के महीनों की सेल होगी ना भाई। हाँ हाँ सर, इतने नालायक थोड़ी ना है। क्या हो जाएगा भाई? टीसीएस? कोई टीसीएस नहीं।
कहने का मतलब नेट वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी टीसीएस कटता है। आखिरी का मंथ बचा हुआ है यार, कुछ भी ले लो, 50 लाख, 5 लाख, कुछ नहीं कर रहा, टेबल भर रहा हूं मैं, क्या हो जाएगा 45 के ऊपर 1%, 45,000। नहीं आ रहा ना, पक्का, बस लास्ट रिवीजन के टाइम काम आएगा। ऊपर ध्यान दे बेटा, दो डिफरेंस बता मुझे 9(5) में और सेक्शन 52 में। पहला डिफरेंस ना वो याद ना ये याद। ईसीओ के थ्रू है तो 9(5) होगा, बहुत बढ़िया। और 52 कब होगा? ईसीओ के थ्रू है तो 9(5), 52 कब होगा प्लीज? अगर डायरेक्ट पेमेंट हो जाए, जैसे आपने डायरेक्ट पेमेंट मुझे कर दी, तो 52। नालायक, ये सिखा रहा हूं मैं 3 दिन से दोस्त। बाजू में बेटा जरा एक दो डिफरेंस बता मुझे इनके बीच में, 9(5) और 52, पढ़े लिखे डिफरेंस बताइयो। 9(5) में 4 सर्विसेज आती हैं, कौन सी 4 आए वो हमारी इच्छा है। अरे नालायक, नोटिफाइड सर्विस बोल, उनके नाम नहीं बोला जाता। 9(5) एक तो दोनों में ही सप्लाई ईसीओ के थ्रू है, डिफरेंस उनमें होता है जिनमें कहीं ना कहीं कुछ कॉमन हो, ठीक है ना। तो इनमें कॉमन क्या है, ये दोनों में सप्लाई किसके थ्रू हो रही है, ईसीओ के थ्रू। पर डिफरेंस है बेटा, 9(5) एप्लीकेबल होता है ओनली एंड ओनली टू नोटिफाइड सर्विसेज, 52 अदर देन नोटिफाइड सर्विसेज। 52 किसके ऊपर है, जो अदर देन नोटिफाइड सर्विस। अदर देन नोटिफाइड सर्विस में क्या आ जाएगा, गुड्स वाले भी आ जाएंगे और सर्विस वाले भी आ जाएंगे जो नोटिफाइड नहीं है। ये पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस बता बेटा। उसमें मतलब ऐसे बोलना 9(5) उसमें, नालायक, एग्जाम में उसमें ऐसे हाथ बना के आ जाएंगे। 9(5) में बोल, 9(5) में रिसिपिएंट टैक्स पे करता है। यार मैं लिटरली पेड़ से उल्टा लटक जाऊं विक्रम बेताल की जगह, तुम्हारे नहीं समझ में आना कुछ भी। 9(5) में कौन पे करता है, ईसीओ, रिसिपिएंट थोड़ी ना देता है। आपने कैब बुक कराई, आप रिसिपिएंट हैं, कैब चलाने वाला सर्विस प्रोवाइडर है, जो आपकी सवारी है वो रिसिपिएंट है। थर्ड पर्सन कौन है, ईसीओ। टैक्स किसने देना है, ईसीओ ने टैक्स देना है। आपने ब्रेक में बैठे बैठे दाल मखनी ऑर्डर कर दिया, आप कंज्यूमर है, रिसिपिएंट है। वो ढाबे वाला कौन है साहब, सप्लायर है। जोमेटो कौन है, ईसीओ है। आराम से बोलो सर, आराम से। 9(5) में टैक्स किसने देना है, ईसीओ ने जीएसटी देनी है, टीसीएस कलेक्ट नहीं करना, उसने जीएसटी देनी है। 52 इसने साहब जीएसटी नहीं देनी, जीएसटी तो सप्लायर जमा करवाएगा। ईसीओ को खाली एक प्रोसीजर फुलफिल करना है। प्रोसीजर का नाम क्या है भाई, सप्लाई में से 1% टीसीएस काट ले और वो गवर्नमेंट के अकाउंट में क्या कर दे साहब, जमा करवा दे। नहीं आ रहा सर, आ रहा है नहीं आ रहा है, लिखो 9(5) नालायक। एप्लीकेबल ओनली ऑन, प्लीज शांत, एप्लीकेबल ओनली ऑन नोटिफाइड सर्विसेज। और ये वाला एप्लीकेबल किसके ऊपर है भाई, एप्लीकेबल ऑन गुड्स और सर्विसेज नॉट नोटिफाइड अंडर सेक्शन 9(5). नाइन फाइव वाला केवल और केवल नोटिफाइड सर्विसेज के ऊपर है। जो नोटिफाइड नहीं है वो सारे ईसीओ किस में आ जाएंगे, 52 में। ठीक है सर, आ गया समझ में। सेकंड पे आओ, 9(5) अगर लग गया तो ईसीओ विल डिडक्ट टीसीएस, ये जीएसटी जमा करवाएगा।
यहां पर ईसीओ विल पे जीएसटी, जीएसटी तो सप्लायर देगा, यहां पर ईसीओ केवल क्या करेगा, एक काम करेगा। क्या काम है भाई? ईसीओ विल कलेक्ट टीसीएस एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट टू supplier, at the time of making payment to supplier. क्लियर है ना? तो ये जीएसटी है बेटा, या नॉर्मल प्रोविजन लगेंगे अगले महीने की 20 तारीख तक। सॉरी, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, पेमेंट ऑफ जीएसटी, ये क्या है बेटा? 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ। इधर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टीसीएस, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टीसीएस। ऑनलाइन वाले बेटा एक बार हाई हेलो भेजो, कोई एक भी क्वेरी नहीं आ रही आज तो, लाइव है। 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। 9/5 वाले अपनी नॉर्मल रिटर्न देंगे, जीएसटीआर 3B इनकी नॉर्मल रिटर्न जाएगी, इनकी स्पेशल रिटर्न है जीएसटीआर 8। तो 9/5 के टाइम रटवा के आया था बेटा, 52 रट लो, आज समझा दिया मैंने। जो 9/5 में आ गया वहां जीएसटी ही ईसीओ को देनी है, जो 9/5 में नहीं आएगा वहां ईसीओ को केवल एक प्रोसीजर फॉलो करना है जिसका नाम है टीसीएस। ठीक है? रिवीजन के टाइम थोड़ी भटकने की संभावनाएं हैं आपकी बेटा, मैं चाहता हूं एक बार टीडीएस और टीसीएस में भी डिफरेंस लिख लो। ठीक है ना? एग्जाम में पूछेगा नहीं वो डिफरेंस बिटवीन टीडीएस एंड टीसीएस, आपकी नॉलेज के लिए कि रिवीजन के टाइम ये काम आए। टीडीएस की सेक्शन, टीसीएस की सेक्शन, आपस में डिस्कस करते हैं, नहीं लिखते रह जाओगे। 51 की एप्लीकेबिलिटी बता बेटा कब होती है, कोशिश कर। बायर रजिस्टर्ड हो और सप्लायर भी रजिस्टर्ड हो। बिजली के प्लग में हाथ डाल तू पहले, नाला कैसे पढ़ाया था मैंने? टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी व्हेन रिसिपिएंट इज स्पेसिफाइड परसेंट, अभी मैं 2.5 लाख नहीं वो अलग से पॉइंट में लूंगा। व्हेन रिसिपिएंट इज स्पेसिफाइड परसेंट, स्पेसिफाइड पर्सन दोबारा मत लिखना, वो हमें पता है साहब, गवर्नमेंट बॉडीज। इधर बेटा टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी व्हेन सप्लाई इज मेड थ्रू ईसीओ, लिखो पहला पॉइंट एप्लीकेबिलिटी के ऊपर। व्हेन recipient is specified person, इसकी एप्लीकेबिलिटी बेटा when supply is made through ECO अदर देन 9/5 वाले ECO, क्योंकि अगर 9/5 वाले हो गए फिर तो 9/5 में चले गए ना, 52 में तो आएंगे ही नहीं। ऐसे मत लिखना, अदर देन 9 वाले नहीं, अदर देन ECO विच इज कवर्ड अंडर सेक्शन 9/5।
other than ECO, which is covered under section 9(5). Second, यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी होनी चाहिए भाई? यहाँ पर कितना था? 2.5 लाख था, 5 लाख था? नो सच लिमिट इज देयर। 1 रुपए की भी सप्लाई होगी ईसीओ के थ्रू, टीसीएस कटेगा। नो सच लिमिट इज देयर, ब्रैकेट में लिख लो। 1 रुपए की भी सप्लाई हो गई ईसीओ के थ्रू, टीसीएस कटेगा। ठीक है ना? 2.5 लाख कोई क्राइटेरिया नहीं है, वहां बड़े कॉन्ट्रैक्ट पकड़े थे उन्होंने 2.5 लाख से ऊपर वाले। यहां कुछ भी हो भाई, 1 रुपए की भी सप्लाई हो, टीसीएस काट। ठीक है जी। तीसरा रेट पे ले लो, व्हाट इज द रेट ऑफ टीडीएस? सीजीएसटी एसजीएसटी है तो 1 आईजीएसटी है तो पाई 2%। व्हाट इज द रेट ऑफ टीसीएस? सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी रेट है हाफ ऑफ टीडीएस, है ना? याद करने का तरीका, एमसीक्यू में 1 भी आएगा, 0.1 भी आएगा। बड़ा मजा आएगा जो 0.1 पे टिक करके आए, मेरी आत्मा खुश हो जाए। क्या रेट है? 1% है। बड़ी मिलती जुलती ऑप्शन देते हैं ना, लाइक 0.1%, 1%, 10%, ना लाइक। क्या रेट है? आईजीएसटी 1। चलो और डिफरेंस बोलो 3-4। इनकी रिटर्न का नाम क्या है? मंथली रिटर्न इनकी है जीएसटीआर 7, 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। इनकी रिटर्न कौन सी है? बल्कि लिख दो यहां पर, मैं कह रहा हूं रिवीजन चाहिए, डिफरेंस से कर लेना, दोनों चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे। इनकी मंथली रिटर्न कौन सी है भाई? कब तक जाती है ये? इस केस में टीडीएस सर्टिफिकेट होता है, TDS certificate will be provided by deductor to deductee। यहां पर नो सच कॉन्सेप्ट। कोई टीसीएस सर्टिफिकेट नाम से कुछ नहीं होता भाई। और बोलूं, इस केस में बेटा कोई एनुअल रिटर्न नहीं जाती, नो एनुअल रिटर्न, नो एनुअल स्टेटमेंट। रिटर्न वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, टीडीएस वालों को एनुअल रिटर्न नहीं देनी होती, टीसीएस वालों को बेटा एनुअल स्टेटमेंट देनी होती है। एक एनुअल स्टेटमेंट इन 9B। कब तक? 1 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ओके, कॉमन पॉइंट क्या है टीडीएस और टीसीएस में? बोल बेटा।
भाई दोनों ही कट के सप्लायर के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ये कॉमन है। दूसरा, पहले तो कॉमन इनकी ड्यू डेट, दोनों ही अगले महीने के क्या जाते हैं, 10 तारीख तक। लिख दो, लिख लो नालायक को, बस पेपर देना बाकी रह गया, पेपर दिया हूं मैं तुम्हारा, ये सारे काम तुम्हारे हैं। ये कॉमन पॉइंट क्या है इन दोनों में? सबसे पहला ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, सबसे पहला ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, वो चाहे टीडीएस हो चाहे टीसीएस हो, दोनों ही जाते हैं बेटा अगले महीने की 10 तारीख तक। चाहे CHAHE, चाहे टीडीएस हो चाहे टीसीएस हो, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट क्या है? 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस इज 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ, पहला कॉमन है। दूसरा कॉमन ये है भाई, दोनों में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। टीडीएस डिडक्टर, टीसीएस कलेक्टर, रजिस्ट्रेशन इज ऑलवेज मैंडेटरी। टीडीएस डिडक्टर हो, टीसीएस कलेक्टर हो, क्या हो जाएगा? रजिस्ट्रेशन इज ऑलवेज मैंडेटरी। पहला ड्यू डेट सेम है बेटा, दूसरा आपका साहब क्या सेम हो गया? रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। तीसरा, ये ऑटो पॉपुलेटेड होके किस में जाता है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। टीडीएस ऑब्लिक टीसीएस सो डिडक्टेड, टीडीएस ऑब्लिक टीसीएस सो डिडक्टेड will be auto populated in electronic cash ledger of supplier। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑफ सप्लायर। और बताऊं, दोनों ही एग्जम्प्टेड सप्लाई पे नहीं है, दोनों ही आरसीएम वाली सप्लाई पे नहीं है। लिख लो, पता नहीं क्या चीज याद रह जाए आपके एग्जाम में, वो याद जाए। बोथ आर नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ एग्जम्प्टेड सप्लाई, both are not applicable in case of exempted supply or supply covered under reverse charge। बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना बेटा, कुछ और पॉइंट मिले। मैंने एक आइडिया दे दिया कि नोट्स कैसे बनाने हैं, ठीक है। एक हो जाए टेस्ट योर नॉलेज, मतलब एक चेक करूं ना आपको कितना समझ में आ रहा है। हाँ हाँ सर प्लीज लिखो। एक एग्जांपल बनाते हैं कॉम्प्रिहेंसिव। सप्लायर है जैन स्टेशनरी दिल्ली, जीएसटी रजिस्टर्ड। आप लिख रहे हैं सेल थ्रू ऑन वेबसाइट 10 लाख का माल बेचा 5% वाला, कितना होता है? 10 लाख का 5%, 5 लाख। इसके कैलकुलेटर देखो, इससे कितने बढ़िया चल रहे हैं नालायक के। चलो 50% निकलवा दिया, करोड़ों में जाएगा इसका तो। अपनी वेबसाइट के थ्रू इसने माल बेचा इतने का, इसकी काउंटर सेल हुई 20 लाख का माल बिका, 5% वाला ही ले लो, कितना होता है भाई? 1 लाख।
21 लाख। कुछ स्टेशनरी इसने जो दी है, ये दी है बेटा ONGC को। कहने का मतलब ये स्पेसिफाइड पर्सन है अंडर सेक्शन 51। 51 क्या थी सर, कब पढ़ेंगे ये हम? शुक्र है, TDS वाली। इसको माल बेचा इसने 8 लाख का, 5% वाला कितना होता है भाई? 8,40,000। ये है सप्लाई 1, ये है सप्लाई 2, ये है सप्लाई 3, और इसने फ्लिपकार्ट के थ्रू माल बेचा। दैट इज ECO अंडर सेक्शन 52। इसके थ्रू इसने माल बेचा 20 लाख का। रेट 5 ही रखते हैं। कितना हो गया भाई? थोड़ा प्रैक्टिकल समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैन स्टेशनरी वाला अपनी वेबसाइट के थ्रू भी बेच सकता है, उसके काउंटर सेल भी हो रही होगी बेटा, ECO के थ्रू भी बेच रहा होगा, और किसी ऐसे पर्सन को भी बेच रहा होगा जो किस में आ रहा है बेटा? 51 में आ रहा है। कुल मिला के इसकी 4 सप्लाई हैं। सर इसकी परचेज भी तो होगी, इनवर्ड सप्लाई। परचेज भी तो करी होगी इसने। इनवर्ड सप्लाई में इनपुट भी हो सकती है, इनपुट सर्विस भी, कैपिटल गुड्स भी। सर ये होता क्या इसके बारे में बताओ ना, चैप्टर पढ़ा दिया पूरा। ये कौन सा चैप्टर था? ITC। तो इसका वैल्यू थी 50 लाख, मान लेते हैं 5% वाली 2.5 लाख। लिखा? नीचे एज्यूम कर लो ऑल सप्लाईज आर इंट्रा स्टेट सप्लाईज। यानी कि बिल पे कौन से टैक्स होंगे? CGST, SGST। वो बार बार लिखता, मैंने एक बार एजम्पशन ही ले ली नीचे। ठीक है ना बेटा? यानी कि 2.5% होगा हर बिल पे। कंप्यूट नेट GST लाइबिलिटी of Jain Stationery. Compute net GST liability of Jain Stationery, and also consider the relevant provision of TDS and TCS, and also consider the relevant provision of TDS and TCS if applicable. 8 मार्क्स। चेक करना चाहता हूं क्या करोगे आप, ट्राई करोगे ना? इंटर लेवल में बेटा वो एक एक चीज पूछते हैं, TDS अलग से, TCS अलग से, फाइनल में इकट्ठा हो जाता है। और मैं कह रहा हूं लो लो है यार, किसी भी लेवल पे हो। खेलो। सर नेट लायबिलिटी कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको सिखा रखी है। आउटवर्ड सप्लाई के टैक्स में से इनवर्ड सप्लाई का टैक्स माइनस कर लेना। सप्लाई हमने एज्यूम कर ली, ये सारी की सारी क्या है? इंट्रास्टेट। चलिए प्लीज
थोड़ी सी आवाज़ कर दो यार। वो इशू ये आ रहा है शायद बेटा, ये कई मल्टीपल स्क्रीन शेयर हो रही हैं, वो सिक्योरिटी के चक्कर में हो रहा होगा। नहीं, लेजर वेजर दिखा देता, आधे स्यापे ख़त्म होते यार। अगला चैप्टर वो था, उसे दिखाएं कैसे भी ये समझ में नहीं आ रहा। लास्ट टाइम तो रवि सर भी थे। आओ, सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा, आउटवर्ड सप्लाई 4 है, S1 S2 S3 S4। चारों के चारों किसमें है बेटा? ये फॉरवर्ड चार्ज। तो इसका मतलब साइलेंट होता फॉरवर्ड चार्ज। चारों के ऊपर जीएसटी किसने पे करना है? सप्लायर ने। वो अलग बात है कि तीसरी और चौथी सप्लाई पे इस पे टीडीएस कटेगा और इस पे टीसीएस। पर ये तो केवल एक प्रोसीजर है, हम बात कर रहे हैं टैक्स कौन दे। टैक्स तो किसने देना है बेटा? जैन स्टेशनरी ने। तो इसका टोटल जीएसटी पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई का टोटल करना बेटा, कितना बन रहा है? 10 लाख प्लस 20 लाख 30 लाख प्लस 8, 10 प्लस 20 प्लस 8 प्लस 20 कितना हो गया बेटा? 58 लाख। लोकल सेल है, ठीक है ना? 5% वाली है तो 2.5% ईच। कितना हो गया? 1.45, 1.45। सर वो टीडीएस कटा था, टीसीएस कटा था, ठीक है यार, अभी तो हमें ये देखना है कि सेल पे कितना टैक्स बन रहा है, इसका परचेज पे कितना बन रहा है। जीएसटी पेड ऑन इनवर्ड सप्लाई, कितने की सप्लाई थी? 50 लाख की। 50 लाख, कौन सा टैक्स लगा होगा? सी और एस 2.5% ईच। कितना? 125, 125। नेट जीएसटी कैसे निकालते थे बेटा? जो जो टैक्स देने होते थे वो लिख लेते थे, आउटपुट पे ये देने हैं। एम आई राइट? जीएसटी पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई कितना था? 1.45, 1.45 माइनस आईटीसी। आईटीसी सबसे पहले किसका लेते थे? आई, देन सी, देन एस। ये तो है ही नहीं, ये है, ये है। यही करा होगा ना? सी, सी से, सी एस से हो ही नहीं सकता, एस एस से, एस सी से नहीं हो सकता। ये आ जाती थी नेट जीएसटी लाइबिलिटी। कितने? बीसी लिखा है। ये किसके थ्रू देनी होती है? कैश के, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू। अब हुआ क्या होगा प्रैक्टिकली? यहां तक लिखा। सप्लाई 3 which is made to ONGC, a specified person under section 51। तो ONGC ने क्या करा होगा बेटा? ONGC will deduct TDS। कितना कितना टीडीएस काटा होगा बेटा उसने? इंट्रा स्टेट है तो 1% ईच। 1% किसका? वैल्यू का, 8 लाख का। कितना हो गया?
इतना टीडीएस उसने काट के जमा करवाया होगा, और ये कहां पर आ गया होगा? दिस टीडीएस will be reflected in electronic cash ledger of Jain Stationery. ठीक है ना? यानी कि जो ये 20,000 की पेमेंट होगी, जो बच गया 20,000, उसके लिए मैं 8,000 तो ये यूज कर सकता हूं। समझ आ रहा है ना? कैश में देना होता है तो ये भी हमारे कैश लेजर में आ गया, ये यूज कर लूंगा। और सप्लाई फॉर में क्या हुआ होगा बेटा? सप्लाई फॉर विच इज मेड थ्रू ECO अंडर सेक्शन 52। इस केस में ECO विल डिडक्ट TCS। कितना काटेगा भाई वो? 0.5% ऑफ सप्लाई। सप्लाई कितनी हुई है? 20 लाख। कितना? और ये 10,000 कहां पर रिफ्लेक्ट होगा? विल रिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑफ जैन स्टेशनरी। तो ये जैन स्टेशनरी इसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में CGST कितना आया होगा बेटा? 18। और SGST और इस कैश को वो कहीं मर्जी यूज कर सकता है, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फाइन, फी, जो भी सम उसको देना हो। ठीक है ना? मेरे एग्जाम्पल में कितना देना था उसको कैश में? 20,000। तो 18,000 तो उसके पास ऑलरेडी पड़ा ही हुआ, बाकी 2,000 अपनी जेब से और जमा करा देगा वो। तो जो TDS TCS कटा है वो कोई लैप्स नहीं हुआ है, वो इसी को वापस आ जाता है इसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। ऐसे ही चलता है सिस्टम बेटा ये। ठीक है? कोई भी क्वेरी? तो इसको करना क्या होगा? काम इसको वही 4 करने हैं, 3 या 4 काम। पहला काम अपनी GSTR1 बोलो ना, GSTR1 में ये चारों सेल दिखाएगा। दूसरा काम क्या करेगा बेटा? ये अपनी GSTR3 भी अगले महीने की 20 तारीख तक चारों सेल और ये परचेज की डिटेल। और तीसरा काम क्या करेगा बेटा? वो टैक्स जमा करवाएगा। टैक्स जमा करवाएगा, अदरवाइज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18%। टैक्स कितना जमा करवाना है? 145, 145। जमा करवाने का तरीका इतना ITC यूज कर लिया, बाकी कैश लेजर। जमा करवाना 145 ही है। ठीक है? अब कंप्लीट है बेटा मेरी तरफ से अपना TCS भी। That is all for today.